नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। एक मरतबा फिर आपको इस वीडियो एनालिसिस के ज़रिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसको गौर से इसको सुनेंगे, देखेंगे और आगे भी पहुँचाएँगे। मैंने नोट किया है कि कुछ लोग जो मेरे इन चीज़ों को पसंद करते हैं, जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, वो पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और उस पर वो उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं ताकि मुझे ये लगे कि इन्होंने देख ली है वीडियो। ये वीडियो मुझे और इस पर एनालिसिस करने का, टाइम लगाने का मकसद हरगिज़ मेरा ये नहीं है कि मैं आप लोगों को खुश करना चाहता हूँ या आप लोग ये इम्प्रेशन दें कि आप मेरी चीज़ें देख रहे हैं, बल्कि मैं एज ए पाकिस्तानी जो मेरा तजुर्बा है और जो मेरी फीलिंग्स है, जिसकी मैं स्टडी करता हूँ, जो मैं लोगों से बातें करके और जो भी ऑस्ट्रेलिया में होने के नाते जो भी मैं हासिल कर सकता हूँ वो लेके आता हूँ, और जो मेरे तजुर्बे हैं और जो माजी में इवेंट्स होते हैं उनको मिला के एक मुकम्मल तज़िया आपको पेश करता हूँ, जो 20-25 मिनट का बन जाता है छोटा करके भी। तो आप को मैं चाहता हूँ कि अगर आप वाकई ये देखना चाहते हैं और इसको आप कुछ समझते हैं कि इससे कुछ आपको फ़ायदा होता है, भले आप मेरे तज़ियों से एग्री करें ना करें, आप दोनों सूरतों में देखेंगे तो कुछ आपका जहन भी खुलेगा और आपको कुछ सही तौर पर मेरे इस तज़िये पे वीडियो जो लॉग है इस पर सही मायनों में तबसरा करने का और क्रिटिस करने का मौका मिलेगा और आप जवाब दे सकते हैं जो मैंने बात कही है उस पर, ना कि आप जो है वो बात की जा रही है खेत की और अब आप जवाब दे रहे हैं खलियान पे, यानी कि बात कुछ और या जवाब कुछ दे रहे हैं, तो वो बातें अच्छी नहीं होती और मुझे लगता है कि ये इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने बैठ के बस एक टाइम पास करना है। अब मैं इस पर तज़िया कर रहा हूँ। मौजू है सरे पर्दा क्या हो रहा था, खेल के असल किरदार सामने आ रहे हैं। अब इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि आप पीटीआई पे शुरू हो जाएं, इमरान खान पे शुरू हो जाएं, कोई और बातें शुरू हो जाएं। आप इसके मुतालिक बात करें, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं खुश होऊंगा। आप क्रिटिसाइज करें, आप बताएं अतीक साहब जो आपने बात की ये बकवास है, ये सही नहीं है, असल हकीकत ये है, फिर हकीकत भी बताएं। आप खुद अपना तजिया पेश करें। और अगर आप नहीं कर सकते, आपका काम ये नहीं है, तो आप अगर सुन भी रहे हैं, तो अगर आप कमेंट्स दे रहे हैं तो वो कमेंट्स आप बगैर देखे, बगैर पढ़े आप दे देते हैं। 20 मिनट का मेरी वीडियो है और 2 मिनट बाद आप बड़ी कहते हैं कि वेल डन, बहुत अच्छे। मतलब अतीकुल हसन को खुश नहीं करना। मैं वीडियो इसलिए नहीं ये रिकॉर्ड करता हूँ, तजिया बैठकर रात भर में ये देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों से बातें करता रहता हूँ और फिर पुरानी चीज़ों को मिलाता हूँ, फिर आपके सामने पेश करता हूँ। तो आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं या मेरी चीज़ों को पसंद करते हैं, ना करते हैं, एज ए सहाफ़ी या तज़िया नगार जब मुझे पसंद करेंगे तो मेरी कुछ चीज़ों को आप नापसंद करेंगे, कुछ चीज़ों को आप पसंद करेंगे। अगर कमेंट देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड दें, खामखा लोगों का भी टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि फिर बात कहीं और निकल जाती है और मकसद ख़त्म हो जाता है। खैर बहरहाल, अब बात यह है कि जो सिलसिला आगे चल रहा है, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अब आपके सामने वो बातें आना शुरू हो गई हैं जो मैं पिछले 4-5 महीनों से मेरी राइटिंग्स में कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। इमरान खान के पीछे लोग हैं, कुछ तो दोस्त नुमा लोग हैं जो सामने से इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं और साथ में हैं, और पीछे वो इमरान खान से दिल भर गया है। अब उसको हटा के अपने पसंद के लोग लाना चाहते हैं जो माजी में हो सकता है उनसे इख्तलाफ रखते हों। सिलसिला यूँ है कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान की रियासत है, उसमें फ़ौज का एक किरदार रहा है, और वो किरदार का जो निचोड़ है वो ये है कि वो जिसको चाहते हैं लाते हैं, जब दिल बढ़ जाता है तो किक आउट करके भेज देते हैं, और जिसको समझते हैं कि ये सही है उसको रखते हैं, और जिसको समझते हैं कि उसको आवाम पसंद कर रही है उसको ले आते हैं, और जब वो फिर बातें करता है, अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है, जो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आर्मी की जर्नल जो हैं वो उससे एग्री नहीं कर रहे हों, तो बस उस दिन से फिर उस पर हाशिया खींच देते हैं और फिर उसको उतारने के लिए अल्टरनेट ढूंढते हैं। जब अल्टरनेट मिल जाता है तो फिर उसी अल्टरनेट के ज़रिए ऐसी तहरीकें चलाते हैं कि उसको किक आउट किया जाए। 1957 में लियाकत अली खान के बाद जब असम्बलियाँ लगी, पार्लियामानी सिस्टम शुरू हुआ और इजलास होते थे, तो उस असम्बली में लियाकत अली खान के टाइम से और 57 तक ये था कि उस वक्त जो मेजॉरिटी थी वो बंगाली कायदीन की थी, सियासतदानों की थी। ज़्यादातर उसमें पुराने मुस्लिम लीगी थे सियासतदान, जिन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ लियाकत अली खान का काम किया था और मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, और वो सही बातें, एक पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, पॉलिटिकल उनकी डिमांड्स थी, जिसमें उनकी डिमांड में बहुत सारी चीज़ें मशरक़ी पाकिस्तान से रिलेटेड थी। ज़बान का मसला था, बजट का मसला था, सिक्योरिटी का मसला था, पार्लियामानी इजलास को
ढाका में, चट्टागांग में चलाने का मसला था, जिस पर के मगरबी पाकिस्तान के जो पार्लिमान है के जो लीडरान है वो एग्री नहीं करते थे और चपकलस चलती रहती थी, जिसके नतीजे में हर 6 महीने साल बाद असम्बली में वजारत उज़्मा बदलते थे। एक मौके पर नेहरू ने यह कहा कि जितनी मैं धोतियाँ बदलता हूँ उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में वजारत उज़्मा के लोग चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि जब ये मामला असम्बली पाकिस्तान की असम्बली में बढ़ गया और बंगाली बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, पार्लिमानी लीडरान, तो हालात ख़राब हुए। इस्कंदर मिर्ज़ा ने उस वक्त फिर उस वक्त के जो चीफ थे आर्मी के, अयूब खान, उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि इमरजेंसी लगा के हालात को सही किया जाए, इनसे बात की जाए, तो मैं इमरजेंसी लगा रहा हूं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालें। इसलिए दावत दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि आप मार्शल लगाएं और आप सिस्टम को लपेट दें। तो 57 में अयूब खान को इमरजेंसी के तौर पे बुलाया गया कि आप हालात का जायज़ा, हालात को कंट्रोल करें, जो ये बिगड़ रहे हैं हालात, ख़ास तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान में। अयूब खान साहब आए। इससे पहले मैं बात करूं कि अयूब खान के बारे में कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के फ़ौरन बाद किसी कहते हैं एक कोई इवेंट था जिसमें आर्मी का वो इवेंट था, उसमें अयूब खान भी एक यंग ऑफिसर थे, वो खड़े हुए थे। तो कायद-ए-आज़म ने उनको देखा। इस बात में बहुत सारे वाक़ात हैं कायद-ए-आज़म के कि वो कितने ज़्यादा मर्दम शनास थे, कैसे जल्दी पहचान लेते थे। तो उन्होंने लियाकत अली खान से और साथ में जो उनका कहा कि ये कौन है ये आर्मी ऑफिसर, तो उनको बताया गया। फिर उन्होंने ऑफिस जाके इसकी प्रोफाइल देखी अयूब खान की, और उसके बाद में उन्होंने उस वक्त लियाकत अली खान से और दूसरों से कहा कि इसको आप फ्यूचर में आगे तरक्की दे के आर्मी चीफ नहीं बनाइएगा, किसी और ओहदे पे ये काम करे, क्योंकि मैंने इसकी फ़ाइल देखी है। ये बेसिकली ये बरतानिया का जो फ़ौज है उसके साथ इसके लिंक हैं। ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। अगर चीफ मार्शल अगर ये आर्मी का चीफ बना तो ये ऐसे फैसले करेगा जो हमारी जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। तो ये नोट कर लें। ये बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। खैर, अब आ जाइए। तो 1957 में इमरजेंसी लगाई और उसके कुछ अरसे बाद 1958 में गवर्नमेंट को लपेट दिया गया और माशाल्लाह लगा दी। अयूब खान ने, इस्कंदर मिर्ज़ा इतने डिसहार्टेड हुए कि वो मुल्क छोड़ के चले गए लंदन में, और फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए बंगाली। फिर मसला शुरू हुआ और फिर उसने अयूब खान ने आर्मी फर्स्ट मार्शल लगाई 58 में, और उसके बाद में उसको एक जमहूरी शेप देने के लिए, सो कॉल्ड जमहूरियत के लिए अपनी पार्टी बनाई। मुस्लिम लीग से लोग तोड़े और कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई, और जिसमें जो पहले एक आर्जी कैबिनेट बनाई थी उसमें ये नेचुरल रिसोर्सेज का वजीर बनाया था। बहुत यंग था भुट्टो, उस वक्त कोई 30 साल के करीब जैसे बिलावल है, और उसको बनाया नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिस्टर। उसके बाद जब पार्टी बना के उसने फिर कन्वेंशन मुस्लिम लीग बना के डेमोक्रेसी का ऐलान किया तो उसको फिर फॉरेन मिनिस्टर बना दिया और कन्वेंशन मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी जनरल बना दिया भुट्टो को। तो इस तरह भुट्टो की जो इब्तिदा हुई सियासत में आने की, जिसको वो अयूब खान उसको लेके आया, तो ये फ़ौज की पैदावार था। अयूब खान को डैडी कहता था और वो कहता था आप मेरे फादर की तरह हैं। और उसके बाद में फिर आगे कहानी है। बहरहाल एक मौके पे जब फातिमा जीना उस वक्त मुस्लिम लीग चला रही थी, वहाँ से लोग तोड़े। फातिमा जीना खड़ी हुई उनके सामने, अयूब खान के सामने, इलेक्शन की डिमांड की। और फिर कहा यह जाता है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी को क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स में लिख चुका हूँ, वीडियोस में भी, कि फिर कहा यह जाता है कि फातिमा जीना जो है वो तबई मौत नहीं मरी थी, उनका गला घोट के मारा गया था। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आप जाकर इस पर रिसर्च करें। ताने बाने अयूब खान से मिलते हैं। उसके बाद में इलेक्शन हुआ, फेक इलेक्शन हुआ। 164 में कन्वेंशन मुस्लिम लीग जीत गई और कायद-ए-आज़म के साथ काम करने वालों को जो इलेक्शन में खड़े हुए थे हराया गया। भुट्टो ने सारी कैंपेन की, सेक्रेटरी जनरल था कन्वेंशन मुस्लिम लीग का, और अयूब खान की गवर्नमेंट में वो फॉरेन मिनिस्टर था। उसके बाद में फिर आगे चीज़ें चली। मशरक़ी पाकिस्तान में हालात ख़राब होते रहे। जब इलेक्शन हुआ, मैं आगे जंप करके आता हूँ 70s पे। 70 का जब इलेक्शन हुआ और उसमें
शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग से इलेक्शन लड़ा मशरक़ी पाकिस्तान में, तो 161 से 160 सीटें, एक सीट सिर्फ रह गई थी, उसने स्वीप किया और मेजॉरिटी में पार्लियामान में वो उनकी हुकूमत, उनकी जो पार्टी है वो आ गई और इक़्तिदार उसको मिलना चाहिए था। तो 160 सीटें थी उसकी 300 के पार्लियामान में, जबकि 140 के पार्लियामान में मगरबी पाकिस्तान में 78 सिर्फ सीटें थी भुट्टो की। लेकिन उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया और कैंपेन चली और फिर बिलाखिर वहाँ पर एक ब्लड शेड हुआ, आर्मी ने ऑपरेशन किया, लाखों बंगालियों को मारा गया और ताकत के ज़रिए दबाया गया। हिंदुस्तान ने मौके से फ़ायदा उठाया और फिर पाकिस्तान की फ़ौज को डिफीट हुई। इन्होंने हथियार फेंके, जनरल अरोड़ा के सामने बैज रखे अपने उतार के, और फिर फ़ौज को जो है जंगी कैदी बने ये 90,000 के करीब, जिसमें कुछ सिविलियन भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे। और फिर वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो एक किरदार भी था बांग्लादेश बनाने में, उसने फिर जब हुकूमत कायम की अपने, तो फिर उसने इंदिरा गांधी के साथ जो एक मिली भगत थी उन फौजियों को वापस लाया और पाकिस्तान में जनाब भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगा के जी वाह वाह क्या काम किया है, हमारे फौजियों को वापस ले आए। भाई वो जंगी कैदी थे, उनका क्या करना था, जंगी कैदियों को तो वापस देना होता है। लेकिन बहरहाल, और फिर हमारी इस कौम ने उसको कायदे अवाम बनाया और असेंबली कायम की गई। जब ये याह्या खान ने इक़्तिदार भुट्टो को दे दिया उसके हाथ में, भुट्टो पहला सिविलियन मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर दुनिया का बना और पाकिस्तान का। उसके बाद कुछ अरसे फिर वो सदर बन गया खुद ही, और फिर ही उसने असेंबली का बुलाई और उसने असेंबली बुला के डेमोक्रेटिक सिस्टम रखा और ख़ुद उसने वो इलेक्शन पार्लियामेंट में करा के खुद वज़ीर आज़म बन गया। ये वो असेंबली थी जिसका इलेक्शन 70 में हुआ था और उसमें से 300 के ऐवान में 160 जो अरकान थे अवामी मुस्लिम लीग के वो तो छोड़ के चले गए क्योंकि बांग्लादेश बन गया। तो वो जो इलेक्शन था 70 का वो नलीफाइड होना चाहिए था, क्योंकि अगर 300 की पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है उसमें से 160 छोड़ के चले गए और आपका मुल्क ही चला गया, आपके मुल्क का जोग्राफिया बदल गया, तो इलेक्शन कैसे वैलिड रह गए। वो पार्लियामेंट में जो जीते थे मगरबी पाकिस्तान से, उनकी लीगल हैसियत क्या थी, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि आर्मी साथ थी। और भुट्टो साहब ने उस असेंबली में, जिसमें सिर्फ जब टोटल 300 की सीटें थी तो उनकी 78 सीटें थी, खाली 160 जो थी अवामी लीग की वो छोड़ के चली गई, उन्होंने बांग्लादेश बना लिया जो आज भी चल रहा है, पाकिस्तान से अच्छी मईशत है उनकी। और ये जो 78 सीटों वाला था, इनकी तो सीटें ख़त्म होनी चाहिए थी और होना ही चाहिए था उसूलन डेमोक्रेटिकली के पाकिस्तान में। मगरबी पाकिस्तान जब रह गया और पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील हुआ तो फिर नए इलेक्शन होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। वही पुराने लोग, उन्होंने असेंबली चलाई। अयूब खान ने जो बाकी हस्ब इख्तिलाफ की पार्टियां थी उनको प्रेशराइज किया, टॉर्चर किया, बंद किया, झूठे केसेस बनाए, वली खान के ऊपर केस बनाए, मुफ्ती महमूद के ऊपर केस बनाए और बहुत सारे थे, इनको प्रेशराइज किया और साइन कराए 73 के आइन पे जो अपनी मर्जी से बनाया, जिसको ये कहते हैं कि जी नाउज़ुबिल्लाह कोई आसमानी सहीफा है 73 का आइन। वही एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट है जो जाली असेंबली से मंजूर हुआ है। ये मेरी एनालिसिस है, मैं अपनी बात करने में, अपनी एनालिसिस करने में आर्ग्यूमेंट रखता हूँ। कोई भी मुझसे बहस कर ले और साबित कर दे कि वो कैसे असेंबली का लेजिटिमेट हो सकती है, जिसका हुलिया बदल गया हो, उसके मेंबर चले गए हो ज़्यादा। तो नए इलेक्शन होने चाहिए थे, मगरबी पाकिस्तान में नहीं हुए और फिर ये हुआ कि इक़्तिदार इनके पास आया। 73 के आइन में सबसे पहला काम जो किया, जिसके पाकिस्तान में डिवाइड किया, कि उसमें जो फेडरेशन थी उसको तोड़ा गया, 4 सूबों में उसको डिवाइड कर दिया गया। उसी वक्त से पाकिस्तान में सुवायत शुरू हुई, अजबत शुरू हुई, तासुब शुरू हुआ, लिसानी फसाद शुरू हुए और पाकिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड करके जो कबायली निज़ाम है, चौधरियों का निज़ाम है, वडेरों का निज़ाम है, उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसको मजबूत किया गया, क्योंकि बजाते खुद भुट्टो भी एक वडेरा था। तो ये जब से ये 73 से ये मुल्क का नक्शा बदला, 71 में मुल्क का नक्शा बदला जब बांग्लादेश बना, और फिर उसके बाद से पाकिस्तान में सिस्टम जो है वो एक फौजियों के ज़ेर असर एक कस्टमाइज किस्म का नाम नहाद एक जमहूरी सिस्टम नाफिज किया गया जो आज तक जारी है। उसके बाद में जब भुट्टो ने सर उठाया और उसने देखा कि अब मैं जो ये पाकिस्तान है इसको सही तरह चलाता हूँ, इसको आज़ाद एक इसकी पॉलिसी बनाता हूँ, और उस ख्याल से फिर उसने जब कुछ कार्रवाइयाँ की और रशिया का दौरा किया और फिर उसने ये कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी होगी, तो फिर उसको प्रेशराइज किया गया, बिल्कुल इसी तरह जो इमरान खान के साथ आज हो रहा है। और उसको एक लेटर दिया गया कि जी आप ये चीज़ें ना करें,
बेहतर यही है आपके लिए। भुट्टो ने वो ला के आवाम में दिखा दिया रावलपिंडी में, राजा बाजार में, और उसके बाद में आप देखें कि उसके ऊपर केस बनाया गया मर्डर का। मर्डर तो हुआ था, कत्ल भी हुआ था, और जब केस चला तो उस पर ये फाइंडिंग भी आई कि एक फाइल के ऊपर जो उसका एडीसी था महमूद मसूद, उसको लिखा था कि एलिमिनेट हिम, कसूरी के जो फादर है उसको, और फिर उसके बाद उसका मर्डर हुआ। तो बहरहाल उसका मर्डर तो हुआ, हकीकत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि भुट्टो ने अपने हाथ से तो मर्डर नहीं किया था, और ये तो नहीं कहा था कि उसमें क्लियर लिखा हुआ था एलिमिनेट हिम का मतलब है कि इसको पॉलिटिकली एलिमिनेट करना है या फिजिकली एलिमिनेट करना है। बहरहाल उसका मर्डर हुआ, उस पर हमला हुआ, आज तक पता नहीं चला कि वो क्या हुआ था, लेकिन हाँ ये हुआ कि एक जुडिशल जो एक लार्जर बेंच बनी थी 5 जजों की, उसमें से 3 ने उसको फांसी दी। हालांकि अगर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो किसी के मर्डर में तो फांसी नहीं होती किसी को भी, लेकिन उसको फांसी हुई। लेकिन उसके पीछे राज ये था कि उससे आर्मी जो है वो नाराज़ थी, बदला लेना चाहती थी, और उसको फिर फांसी हुई। ज़िया-उल-हक आया, उसने अपना वही अपना इक़्तिदार चलाया, उसने इस्लामी निज़ाम का शोशा छोड़ा, और 3 महीने के लिए उसने आके कहा पहले खिताब में कि मैं इलेक्शन कराऊंगा। 10 साल हुकूमत की, इलेक्शन नहीं कराया, क्योंकि वो भी अमेरिका के इशारों पे नाचता रहा, अमेरिका उससे खुश रहा, पैसे मिलते रहे आर्मी को और चलाते रहे। फिर अफगान तालिबान का मसला आ गया, वो चलते रहे, अमेरिका ने से खोल माल भी तोड़ा, उनके लिए जंग भी की, तालिबान को पैदा किया, टेरर और जो जहादी थे वो उनको ट्रेनिंग दी, और उस वक्त तक अमेरिका खुश था। और फिर जब अमेरिका ने देखा कि अब ज़िया-उल-हक जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ज़िया-उल-हक को एक प्लान क्रैश में उड़ा दिया गया, जिसमें 17 जनरल जो है पाकिस्तान के मारे गए, और उसमें एक सफ़ीर भी था। और उस वक्त जो है फिर जिसको पता था ये, वो मिर्ज़ा असलम बेग था, जो फिर जिसने इक़्तिदार संभाला फ़ौज ने, और उसने आके फिर फ़ौरन इलेक्शन करा दिया। कहते ये हैं कि इसमें अमेरिका का भी हाथ था, और ये मिर्ज़ा असलम बेग को पता है, लेकिन पता नहीं चला कि उसने किसने करा था आज तक। तो ये हमारी उस वक्त हुआ। उसके बाद फिर बेनज़ीर को लाया गया। बेनज़ीर को जब लाया गया तो आपके सामने है, आप मेरे ख्याल नई नस्ल को भी याद होगा, बेनज़ीर का मर्डर हुआ। ISI कहते हैं कि उसका हाथ था या दूसरों का, क्योंकि आज तक पता नहीं चला, लेकिन जरदारी को पता है कि कौन बेनिफिशरी था और कैसे ये हुआ है। लेकिन अगर किसी चीज़ का पता नहीं चले और ये फाइंडिंग ना आए सामने के इसके ये हुआ कैसे है, तो आप समझ जाएं कि किसी ना किसी सीक्रेट सर्विसेज एजेंसीज का हाथ है, जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये बात है, प्रूफ किसी के पास नहीं है, लेकिन बेनिफिशरी कौन था। उसके बाद में फिर बेनज़ीर और नवाज शरीफ, बेनज़ीर नवाज शरीफ, आर्मी पीछे बैठ के डुगडुगी बजाती रही 2.5 साल 3 साल 2.5 साल 3 साल, और खैर यहाँ तक फिर 99 में मुशर्रफ साहब आ गए। क्योंकि जब इख्तलाफ होता है अंदर किसी पॉलिटिकल लीडर में, वज़ीर आज़म की शक्ल में जो बैठता है, तो भले कि उसके वो आर्मी की मदद से आया हो, फिर वो चाहता है कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूं और कुछ ऐसे फैसले करूं क्योंकि मैं चला जाऊं तो लोग याद रखें। आर्मी उस वक्त तक तो पसंद करती है जब आर्मी का उसमें फ़ायदा हो, क्रेडिट जाता हो, लेकिन उससे अलावा वो नहीं चाहती कि उससे इनराफ किया जाए। फिर वो सामने बोलती नहीं है, पीछे गेम करती है, फिर किसी नैमुल बदल को सोचती है, बुलाती तैयार करती है। जब वो हो जाता है तो फिर ऐसे फिर धंधे करती है, ऐसे काम करती है, ऐसी चीज़ें करती है जो आवाम को कुछ नज़र आता है और पीछे कुछ हो रहा होता है। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मुझे तो ये आइडिया था और बहुत सारे जर्नलिस्टों सहाफ़ियों को आइडिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात हो, क्योंकि बहरहाल मुल्क की सरहदों को आर्मी ने संभालना है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, उसकी जो हिफाजत करना है वो आर्मी ने करना है। पाकिस्तानी बड़े मुहिब्बे वतन हैं, आर्मी की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आर्मी ने किसको गिराना है, किसको लाना है पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी में, इसका जो उन्होंने नंगा खेल खेला है, उस पर ना तो आवाम कुछ बोल सकती है और ना वो कुछ बोल सकते हैं जिनके खिलाफ ये गेम होता है। वो गेम जब उनके समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है, फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी ही बेइज्जती कराऊं, मैं अपनी फौज के खिलाफ ही खड़ा हूं। तो उसके फिर इन्होंने आर्टिकल 6 जैसे कानून बनाए हुए हैं, जिसकी मर्जी है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये धमकी देते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आर्टिकल 6 लगा देंगे, और हो सकता है कि ये इमरान खान पे भी लगा दें, क्योंकि इमरान खान ने कुछ फैसले किए जो मुल्क के लिए अच्छे थे, आर्मी को पसंद नहीं थे। एक बात आप जान लें, 1958 से आज तक पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की आर्मी के ये अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है। अमेरिका को फ़ायदा है, अमेरिका पैसा देता है, अमेरिका असला देता है, हर चीज़ देता है,
और अमेरिका के खिलाफ आर्मी पॉलिसी नहीं बनाती, यह आप जहन में रखें। और जो भी लीडर आएगा वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएगा तो यहाँ आके क्लैश होगा, क्योंकि वो चाहेगा कि अमेरिका की जो हम बातें सुनते हैं हम क्यों सुने, हम क्यों आज़ाद पॉलिसी ना बनाए, और वहां पर भी इख्तलाफ होता है। और ये इख्तलाफ अब हुआ है, आर्मी सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब इमरान खान ने बता दिया, आपने लास्ट नाइट उसका इंटरव्यू सुना कि आर्मी ने उसको 3 ऑप्शन दिए। क्यों दिए? वो तो इलेक्शन करके आया है कि जी ये 3 ऑप्शन है, आप इसमें से एक चूज कर लें और इधर से चले जाएं। और उसमें से एक ऑप्शन ये था कि आप पहले रिजाइन दें और उसके बाद में फिर हम उनको मना लेंगे और फिर आपको हिफाजत से चले जाएं, इलेक्शन में अगर आ जाएं तो आ जाएं, और उसको नहीं आने देंगे आप। और फिर उन लोगों को जिन्होंने आर्मियों को गालियां दी हैं, जिन्होंने आर्मी को बुरा भला कहा, अब आर्मी उनके साथ है क्योंकि आर्मी का फायदा है। दे डोंट थिंक लाइक अ मोहब्बत वतन पाकिस्तानी। डेमोक्रेटिक के मामला में, सियासी मामला में इस तरह नहीं सोचते, ये इस तरह सोचते हैं कि आर्मी के फायदे में क्या है, कौन हमारा गुलाम बन के रह सकता है। और फिर आर्मी जिस तरह से गुलाम बन के रखती है जो सिविल गवर्नमेंट है उसके चीफ को, वजीर आजम को, इसी तरह से आर्मी के जनरलों को अमेरिका गुलाम बना के रखती है। जब वो देखती है हमारी कहना नहीं हो रहा तो बोलते हैं इसको हटाओ। और यही भी हुआ है, इसीलिए इमरान खान मुंह नहीं खोल रहा था, इसीलिए वो परेशान है कि अब वो क्या करे। वो पाकिस्तान की आर्मी को बताए, नंगा करे कि क्या इसने इन्होंने किया है। उन्हीं लोगों को जो गालियां देते आ रहे थे जाके उसने वहां गालियां दी हैं, नवाज शरीफ ने, अल्ताफ हुसैन ने, इन्होंने। और फिर देखें, एक और प्रूफ मैं आपको देता हूं, 7 तारीख को ये पाकिस्तान के सफीर को ये ब्रीफिंग दी गई एक मीटिंग में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जी आप, हम नहीं चाहते कि ये इमरान खान रहे, इसको हटाएं, ये रहेगा तो हमें मुश्किलात होगी, क्योंकि इसके जो प्रोग्राम है आज़ाद पॉलिसी के और रशिया के साथ कॉन्टेक्ट के, ये ठीक नहीं है। ये पूरे मिनट्स बने उसके, वो मिनट्स बने, वो सिफारतकार ने, अमेरिका के जो सफीर था पाकिस्तान में, उसने अपने महकमे को, वजारत खारजा को, वो पूरे डॉक्यूमेंट की शक्ल में मिनट्स बना के वो दे दिए कि ये है। वजारत खारजा ने आर्मी को शेयर किया कि ये अमेरिका ने कहा है हमारे सफीर को अमेरिका में, और वो फिर आर्मी ने देखा और चुप हो गए। और फिर वो चीज़ें जब इमरान खान के साथ शेयर हुई वज़ारत दाखिला के थ्रू, आर्मी के थ्रू नहीं, और शेख जब महमूद कुरैशी ने बताया कि ये मसला ये है, तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो आर्मी ने चुप करा दिया कि देखते हैं इसको। 7 तारीख को आया, 8 तारीख को आर्मी को पता था, क्यों खामोश रही आर्मी। अब ये आप इमरान खान से पूछते हैं क्या करता है इमरान खान, आर्मी से पूछ के ही बात करेगा ना, क्योंकि ये हसास मामला है। आर्मी ने कहा अभी देखते हैं, अभी OIC का ही है। आपको याद होगा कि OIC के इजलास से पहले 2 दिन पहले बिलावल जरदारी ने कहा कि हम देखते हैं OIC कैसे होती है। ये मैं सुनकर हैरान रह गया, और जाहिर है मेरी उम्र हो गई है, मैं तजिए करता हूं, मैंने कुछ बातें की, पता किया कि ये कैसे बोल सकता है, ये इतनी हिम्मत कैसे आ गई। पता ये चला कि इसको तो बैकिंग है आर्मी की, क्योंकि वो उतारना चाहते हैं। अब ये किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बातें की फजलुर रहमान ने, क्योंकि गेम का सारा पता था कि इसको उतारना है। और इमरान खान, अब इमरान खान क्या करे मुझे बताइए। आप इस जगह खड़े होंगे तो क्या करेंगे, अपनी फौज को बुरा गए ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर देते हैं इंसान को कि वो क्या करते हैं, या फिर वो फिर भी बगावत करता है तो उसको मार देते हैं। बेनजीर का मर्डर हुआ, भुट्टो को फांसी हुई, लियाकत अली खान को शहीद हुए, उनके साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने कहा कि हम आज़ाद पॉलिसी रखेंगे, हम हमारे ताल्लुकात अमेरिका और रूस दोनों के साथ एक से होंगे, तो 2 हफ्ते में CIA के जरिए उसको कत्ल करवा दिया गया। एक किलर जो है, टारगेट किलर हायर किया, अफगानी अकबर, उसको हायर किया, उससे कत्ल करवाया, और उसको फिर किसी और किलर से उसको मार दिया गया। आज तक पता नहीं चला। तो ये बदनसीबी है पाकिस्तानियों, और ये सारा तमाशा है। इमरान खान डटा हुआ है क्योंकि उसकी नेचर जो है, जिसे कहते हैं कि बहुत अकड़ू है, बहुत एरोगेंट है। जब इंसान सच्चा होता है तो वो होता है, उसमें ये चीज़ें, सख्ती होती है, सख्त जबान होती है, जिसको आप एरोगेंसी कहते हैं, जिसको आप कहते हैं गुरूर है, नहीं, सच्चाई बोल रही होती है। और इमरान खान ने अभी एक तय कर लिया कि मैं आवाम को बताऊंगा कि कौन ये सब कुछ कर रहा ड्रामा, जिस पर कि आप देखें, रात की खबर है कि वहां सारे ट्रालर वगैरह लगा दिए इस्लामाबाद में। किसने किया ये?
क्योंकि अब ब्लड शेड होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये 50 साल से, ये 60 साल से गेम खेला जा रहा है। अपनी पसंद के लोग लाए जाते हैं, अवाम को उनका मैंडेट दिया जाता है, अवाम खुश होते हैं। बाद में जब वो ड्रामे करते हैं, ये वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आर्मी नहीं चाहती कि हम अमेरिका की पॉलिसी से, उनके चुंगल से आज़ाद हों और आज़ाद पॉलिसी बनाएं। जिस तरह से उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है दूसरे इस्लामिक मुल्कों को, मिडिल ईस्ट को, पाकिस्तान को भी चाहते हैं। अभी तक उनका बस नहीं चल रहा। अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा लीडर भेज देता है जो सामने खड़ा होता है। अब आर्मी ये तो नहीं कह सकती कि इमरान खान क्यों कर रहा है। आर्मी इस पोजीशन में नहीं कि वो कह सकती कि हाँ जी हम अमेरिका की क्यों सुने, हमारी आज़ाद पॉलिसी होनी चाहिए। कभी कहा है आर्मी ने? ये नहीं कहा है ना। ये तो पॉलिटिकल जो लीडर है वो कहेगा। तो ये पीछे से काम करवाते हैं गंदे लोगों के साथ। तो ये जो जितने गंदे लोग हैं, जिनके केसेस हैं सारे, इनसे ये डील की और हुकूमत इनकी भी नहीं चलने देनी। मेरी बात लिख लें आप, नोट कर लें, ये इनमें से भी कईयों के मर्डर होंगे बाद में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उनसे काम निकलवाना है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक है वजारत उस्मा पर बैठने का, जो इस पीडीएम में है। ये जूते चलेंगे इनके आपस में, लेकिन क्योंकि उन्होंने मज़ा लेना है तो वो भुट्टो को उतारने के चक्कर में, इमरान खान को उतारने के चक्कर में। इमरान खान अब बड़ी मुश्किल में है। उसकी पार्टी भी की भी आप देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, सही तरह बात नहीं हो रही, क्योंकि वो ऐसी जगह पे ले आती है इस्टेब्लिशमेंट कि वो हलक में गले में अटक जाता है। आवाम को सारी बात बताएं तो फिर पाकिस्तान की बेइज्जती है, फिर आर्मी नए रबे इस्तेमाल करेगी। अब इनको प्रेशर है कि तुम मार्शल लॉ नहीं लगानी, तो अमेरिका ने कहा कि कुछ भी करो, इसको उतारो। ये गेम चाइना भी देख रहा है, रशिया भी देख रहा है। इमरान खान क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो टफ है, बहादुर है, सीधी बात करता है। जो आदमी कुछ कमाता खाता नहीं है ना गलत तरीक़ों से, वो ऐसा ही होता है, ऐसी बात करता है। बहुत सारी बातें उसकी सही नहीं लगती आपको, और आप ये फिर इल्ज़ाम लगाते हैं। हम भी काम करते हैं ना कम्युनिटी, हमारे लिए भी बोला जाता है वो बहुत एरोगेंट है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, ये वो है। इसलिए कि भाई मैंने किसी से कोई कहा थोड़ी आज तक, अपनी मेहनत की है, सच्ची बात करता हूँ। किसी ने अगर मुझसे मेरी बात से इख्तलाफ करना है तो ये उल्टे सीधे कमेंट लिखने के बजाय आओ, सामने आओ, मैं दावत देता हूँ, मैं आपको लेके आऊँगा, मेरे साथ बैठो, आप बहस कर लो। मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, जुल्म ज़्यादती होगी तो मैं बात करूँगा। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला देने वाला है, उसने हमें मौका दिया कि यहाँ हम बैठे हुए हैं, इज़्ज़त से आए यहाँ पर, प्रोफेशनल माइग्रेशन लेके, कश्ती पे सवार होकर नहीं आए, ना असाइलम सीकर बन के आए, इसलिए इज़्ज़त है यहाँ के। वो सही बात करते हैं। मैं तो यहाँ की जो पॉलिसीज़ है आपने देखा होगा, मैं उस पर भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर पर भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। अभी मैंने क्या एक आर्टिकल लिखा, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया 2 पेज का कि देखें आपकी बात सही है, लेकिन ये हकीकत है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है और ये जो डिस्क्रिमिनेटिव एक्शंस होते हैं फीमेल के अगेंस्ट पार्लियामेंट में, उस पर ये पाकिस्तान, ये यहाँ नहीं हो रहा, सारी दुनिया में होता है, जो मैंने एग्री भी किया था उसमें। तो बहरहाल यहाँ आज़ादी है, क्योंकि उनको खौफ नहीं है। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते, हमने सिटीजनशिप लेकर रह रहे हैं यहाँ पर, और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पैदा हुए हैं हम। हमारे माँ बाप ने उस मुल्क के बनाने में कुर्बानियाँ दी हैं, जाने दी हैं। किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकते हैं हम? और जो हैं अल्लाह ताला ने उनको वो तौफीक दी है, क्योंकि हराम खाएंगे तो हराम चीज़ें आएंगी सामने, वो बगैरती भी होगी। वो अपने माँ बाप के नहीं हैं तो फिर वो मुल्क के क्या होंगे? हम तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे माँ बाप ने तो ज़मीन कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जद्दी पुश्ती जगहें छोड़ी हैं, कारोबार छोड़े, नौकरियाँ छोड़ी, इस मुल्क में लगाई। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कुर्बानी दी पाकिस्तान बनाने के लिए और आज तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जन्नती लोग हैं वो, अगर इस दुनिया में नहीं है तो हमने तो उनका साथ देना है, हमने पाकिस्तान का साथ देना है, हमने ये दुआ करनी है। आवाम को बताना चाहता हूँ कि देखें ये बहुत मुश्किल वक्त है जब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर एक तरफ आपकी आर्मी भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए, आपके इस लीडर के, और आपके जो 420 लोग हैं, इन सब पे केस चले हुए हैं। किस तरह वज़ीर आज़म उस बारात तो संभाल सकता है शहबाज शरीफ, जब उस पर केस है, साबित नहीं कर सका। उसकी बेटी मरियम नवाज, उस पर तो फैसला हुआ है, वो बाहर है जमानत पे, जेल, उसको जेल में होना चाहिए था। वो दूसरा जो शहबाज, उस पर भी मुकदमा है, वो तो जेल से भाग गया, वो मेडिकल लेकर। इनको गवर्नमेंट देगी ये आर्मी, तो अब क्या कर सकते हैं हम तो नहीं बैठ के हम सोशल मीडिया पे अपने आर्मी को गालियां दें और अपनी बेइज्जती कराएं। इसलिए
क्योंकि पाकिस्तान की बेइज्जती है, इसलिए हम नहीं कर सकते ये। तो बस अल्लाह ही हमारा सुनने वाला है, अल्लाह ताला इमरान खान की इबादत करने वाला है। सिर्फ इसलिए कि मैं ना पीटीआई में हूँ, ना उसका कोई बहुत ज़्यादा मैं फॉलोअर हूँ, लेकिन हाँ वज़ीर आज़म है, बहैसियत वज़ीर आज़म मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ वो पाकिस्तान के लिए सही कर रहा है, मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। ये मेरा बहैसियत पाकिस्तानी फ़र्ज़ है, बहैसियत पाकिस्तानी। और हर इंसान का, चाहे वो उसकी जमात में हो या नहीं हो, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बन के अपने ज़मीर के ऊपर हाथ रखकर सोचिए कि आप जो ये इमरान खान के पीछे उल्टे सीधे बयान देते हैं, आप सही कर रहे हैं? आपके साथ क्या ज्यादती की है उसने, बताएं? आप इमरान खान के पीछे लगे रहते हैं, उल्टी सीधी बातें, गालियां, सब कुछ मैं देखता हूं। पढ़े लिखे आदमी, क्या बिगाड़ा आपने? आपका कुछ छीन के भागा है? वो कुछ किया है आपके साथ उसने? लेकर आए आप तो किस लिए कर रहे हैं? आप कुछ पता है आपको? या आपको मजे आते हैं वैसे फेसबुक पे बैठ के बातें करने में? सिर्फ ये मजे लेने का टाइम नहीं है, मुल्क आपका खतरे में है। और अब देखें, क्योंकि इमरान खान, पिछले लोगों ने तो छोड़ दिया, बेनज़ीर को तो मर्डर कर दिया, और होना यही था बेनज़ीर के साथ, क्योंकि उसने भी उसको बहुत ज़्यादा सबक मिल चुके थे, बाहर वो रह चुकी थी। उसने जाके कहा कि फिर मैं ठीक करूंगी मैं पाकिस्तान को, तो उसका मर्डर हो गया। आया कौन? जो उसका बेनिफिशियरी था। और अब हो क्या रहा है? अब वो लोग जो आर्मी को गालियां दे रहे, आपको याद होगा जरदारी ने क्या कहा था कि लोग आएंगे जाएंगे, जर्नल हम तो यहीं रहेंगे। कैसे कह दिया? और फिर ये बर्दाश्त कैसे कर लिया इस जर्नलों ने? क्यों? कि इन्हीं लोग, इसी टाइप के लोगों से इस एस्टेब्लिशमेंट ने काम निकलवाना होता है, और फिर काम इनका भी पूरा हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। तो यही बात है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। दुआ करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, और जो भी मुहिब वतन हैं और जो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म में हमारी नई नस्ल के फ़ायदे में, उसका साथ दें। हम तो जो बाहर हैं वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, उनको इनकरेजमेंट दे सकते हैं। और आपके जो लोग पाकिस्तान में, उनको कहें कि देखें मरना सबको है, आप अगर नहीं साथ देंगे तो भी मारे जाएंगे। तो ये बात है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, और आप दुआ करें, दुआओं में याद रखें। अगले वीडियो में फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।